वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट ऑफ डार्कनेस को। हम एनालिसिस भी करेंगे और इसकी समरी भी डिस्कस करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं या इम्पोर्टेंट मैसेज हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसको लिखा है जोसेफ कॉनरेड ने। जोसेफ कॉनरेड जो थे तो वो पोलैंड में पैदा हुए थे। जोसेफ कॉनरेड जो थे तो वो प्रोफेशन के लिहाज से एक सेलर थे और बहुत जगहों को उन्होंने एक्सप्लोर किया था। तो रियलिटी में उन्होंने कॉन्गो में विजिट किया। हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी वो जो है तो कॉन्गो को डिस्क्राइब करते हैं जो कि उस वक्त बेल्जियम की कॉलोनी थी। तो जोसेफ कॉनरेड जो थे तो ये नेटिव स्पीकर नहीं थे इंग्लिश के, लेकिन उन्होंने इंग्लिश पे इस तरह कमांड हासिल किया कि उनके बाद के जो वर्क थे तो वो इंग्लिश के क्लासिक्स कहलाए। अब जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है तो इसकी जो इनिशियल सेटिंग है तो वो हमारे पास थेम्स रिवर है। थेम्स रिवर बेसिकली लंदन में है और जो मेन सेटिंग है इस नावल की वो है कॉन्गो, बेल्जियम कॉन्गो। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि जो कैरेक्टर है तो वो अपनी कहानी खुद सुनाता है। अब अगर हम इसकी प्लॉट की बात करें तो एक शिप होती है नेली जो कि टेम्स रिवर के किनारे पे खड़ी होती हैं और उसमें 5 लोग बैठे होते हैं और वो लोग जो है तो टाइड का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो लोग जो है तो वो लहरों के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब लहर आएगी तो वो लोग फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो इसी दौरान जो है तो वो लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास एक डायरेक्टर होता है जो कि शिप का कैप्टन होता है, दूसरा लॉयर होता है, फिर एक अकाउंटेंट भी होता है, फिर हमारे पास मार्लो होता है जो कि प्रोटागोनिस्ट है इस नोवेला का, और फिर हमारे पास है अननेम नरेटर जिसका नाम हमें मालूम नहीं है। तो मार्लो जो है वो अपनी कहानी की शुरुआत करता है। तो वो ये कहता है कि बचपन से ही मुझे जो है तो मैप्स को देखने का शौक़ था और मैं मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं दुनिया को एक्सप्लोर करूंगा। तो इसमें हमारे पास कुछ ऑटोबायोग्राफिकल टच है क्योंकि कॉनरेड भी जो था तो उसका भी मैप्स और एक्सप्लोरेशन के साथ बहुत लगाव था। तो मार्लो कहता है कि शुरू में तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी लेकिन फिर मैंने अपनी आंट से मदद ली। अब मार्लो की जो आंट थी तो एक इन्फ्लुएंशियल औरत थी, तो उसने मार्लो की एक जगह पे सिफारिश कर दी। फिर मार्लो को जो है तो एक कंपनी में जॉब मिली और उस कंपनी का जो कैप्टन था तो वो कॉन्गो में मर गया था और उस कैप्टन की लड़ाई 2 मुर्गों की वजह से हुई थी क्योंकि उसने किसी से 2 मुर्गियाँ खरीदी और फिर उसे लगा कि उस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है। तो फिर उसने उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी और उस ब्लैक आदमी को उसने मारा। तो फिर उसका बेटा आ गया और उसने जो है तो उस अंग्रेज़ को जो है वो कत्ल कर दिया। तो मार्लो को उसकी जगह पे जॉब मिल गई। मार्लो जाता है अपनी इंटरव्यू के लिए। तो वो कहता है कि जब मैं अपनी इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे स्ट्रेंज महसूस हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। तो मार्लो जब अपनी इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ पे उसका मेडिकल भी होता है। अब मेडिकल के दौरान कुछ अजीब वाक़या होता है। डॉक्टर जो है वहाँ पर वो मार्लो की सर की पैमाइश करता है। तो मार्लो उससे पूछता है कि तुम मेरी सर की पैमाइश क्यों ले रहे हो? तो वो उसे कहता है कि कॉन्गो में जो कोई भी जाता है तो फिर उसके सर में कुछ तब्दीली वाक़या होती हैं, यानी उनका सर या बड़ा होता है या छोटा होता है। तो इस किस्म की बातें वो करता है। तो मार्लो कहता है कि ये मुझे बहुत अजीब लगा। फिर वो मार्लो को एडवाइस भी देता है कि अगर तुम कॉन्गो में जाओगे तो तुम एक काम करोगे कि तुम अपने आप को सूरज से बचाना, और फिर वो कहता है कि तुम अपने आप को इरिटेशन से भी बचाओ। अब इरिटेशन जो है इसका मतलब ये है कि वो उसे कहता है कि तुम वहाँ के जो हालात हैं तो तुम उसको अपने ऊपर हावी मत देना क्योंकि वहाँ बहुत जुल्म हो रहा था। फिर मालो जो है तो वो एक फ्रेंडशिप में अपनी जर्नी शुरू कर देता है और कॉन्गो की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो कॉन्गो पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़ाई हो रही थी। अब उस लड़ाई में जो थे, जो वाइट मैन थे, जो गोरे थे, तो वो गोलियां बरसा रहे थे कॉन्गो के लोगों पर। अब मार्लो कहते हैं कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि वहाँ पे कोई था नहीं लेकिन वो लोग फिर भी गोलियां चला रहे थे उन पे। उनके पास तोपें भी थी, उनके पास बंदूकें भी थी और वो जो है तो जंगल में गोलियां मार रहे थे। और जो वहाँ के मकामी लोग थे तो वो अपने खेमों में छुपे हुए थे, यानी कि वो सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन पे इतनी ज़्यादा गोलाबारी हो रही थी। फिर मार्लो पहुंचता है आउटर स्टेशन पे। अब कॉन्गो को
इन लोगों ने डिफरेंट स्टेशन में डिवाइड किया था। यानी कि पहले हमारे पास आउटर स्टेशन था, फिर हमारे पास सेंट्रल स्टेशन था और फिर हमारे पास इनर स्टेशन था। और ये जो वाइट लोग हैं तो ये यहाँ पे आइवरी का ट्रेड करते थे। अब आइवरी जो है तो ये हाथी के दांत को कहते हैं। अब इससे जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी बनाई जाती है जो कि बाद में यूरोप को एक्सपोर्ट की जाती थी। तो जब मान लो आउटर स्टेशन पे पहुंच जाता है तो वो उस जगह का जायज़ा लेता है। तो मान लो बहुत हैरान हो जाता है वहाँ के मकामी लोगों की हालत देखी कि वो लोग भूख से मर रहे थे। और मार्लो जो है तो उन्हें बहुत ख़राब अल्फाज से पुकारता है। मार्लो कहता है कि मार्लो उन्हें एंड्स भी कहता है, ब्लैक थिंग्स भी कहता है, अनहैप्पी सैवेजेस भी कहता है, ब्लैक शेप्स। इन अल्फाज से बुलाने का मकसद ये नहीं है कि मार्लो जो है तो उनकी बेहुरमती कर रहा है, बल्कि मार्लो हमें ये दिखाना चाहता है कि उन पे कितना जुल्म किया गया था, कि उनको इतने नीचे दर्जे पे लाया गया था। फिर मान लो कि वहाँ पे कुछ लोगों के साथ गुफ्तगू होती है, तो जो वाइट मैन है तो वो उसे कहते हैं कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। तो मान लो कहते हैं कि ये सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया कि ये लोग तो अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो सकते, तो ये क्रिमिनल किस तरह होंगे, यानी कि उनकी हालत तो देखो। तो मान लो देखते हैं कि कुछ नेटिव्स जो है या मकामी लोग जो हैं तो कुछ ट्रीज के पास जो थे लेटे थे, और वो उनमें इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो खड़े हो सके। और फिर मान लो देखते हैं कि कुछ लोगों को जंजीरों में जकड़ा गया था, उनको चेन्स पहनाई गई थी और एक गोरा जो था तो वो उन्हें ले जा रहा था। फिर मार्लो कहते हैं कि वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देखी जिनका मकसद मुझे समझ में नहीं आया। मिसाल के तौर पर मार्लो कहते हैं कि मैंने एक मशीनरी देखी जिसका मकसद रोड बनाना था, लेकिन वो कहते हैं कि वो मशीनरी वहाँ पे यूज़लेस पड़ी थी। तो मार्लो कहते हैं कि ये मशीन यहाँ पे क्यों लाई गई थी। तो अब देखिए ये एक सिंबल है। मार्लो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो गोरे हैं या जो ये यूरोपियन हैं, तो अब ये दुनिया को तो ये बता रहे थे कि हम जो है तो लोगों को गाइडेंस देंगे, हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन वो मशीनें तो ले गए, लेकिन उन मशीनों को वो वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वहाँ पे अपने फ़ायदे की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। यानी कि वो वहाँ पे आइवरी का ट्रेड कर रहे हैं, और एक्चुअल में वो लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे बल्कि अपना फ़ायदा देख रहे हैं। फिर मान लो कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा घड़ा देखा। अब मान लो कहते हैं कि उन लोगों ने एक घड़ा खोदा था, लेकिन उस घड़े का मकसद मुझे समझ नहीं आया। मान लो कहते हैं कि ये घड़ा इन लोगों ने क्यों खोदा था। अब इसमें भी एक मैसेज है, यानी कि मान लो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं तो उन्होंने इन मकामी लोगों को बिज़ी किया था किसी न किसी तरीके से, यानी कभी उनसे घड़े खुदवाए जाते थे या कभी कोई और काम कराया जाता था विदाउट एनी पर्पस। फिर मान लो कुछ और लोगों को भी देखता है और मान लो उन्हें ब्लैक शैडोस पुकारता है और कहता है कि स्टारवेशन से, यानी कि भूख की वजह से जो है तो ये लोग तो मर रहे थे। कुछ लोग वहां पे क्रॉल कर रहे थे, यानी कि उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके, तो इसलिए वो रेंग रहे थे, यानी कि बच्चों की तरह वो जो है तो पाँव और हाथों की मदद से जा रहे थे। तो मार लो फिर वहाँ पे एक वाइट मैन से मिलता है जो कि आउटर स्टेशन का चीफ अकाउंटेंट है। तो उसने कीमती कपड़े पहने हुए हैं, उसने शूज़ भी पहने हुए हैं और वो सूटेड बूटेड है। तो मार्लो कहते हैं कि ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अफसोस आया कि इनकी हालत देखो और इन नेटिव्स की हालत देखो। मार्लो आउटर स्टेशन में तकरीबन 10 दिन तक रहता है। फिर चीफ अकाउंटेंट जो है तो वो मार्लो को कहता है कि हमारे यहाँ पे एक एजेंट है, उसका नाम जो है तो कर्ड्स है, और वो कर्ड्स की बहुत तारीफ़ करता है और कहता है कि कर्ड्स जो है तो, और वो कर्ड्स की बहुत तारीफ़ करता है और ये बात कहता है कि कर्ड्स जो है तो वो आइवरी ट्रेड में सबसे आगे हैं। और वो मार्लो को ये बात भी बताता है कि एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है तो उसका इंचार्ज भी कर्ड्स है। फिर मार्लो जो है तो वो सेंट्रल स्टेशन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए मार्लो कहता है कि जंगल की ये हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और ऐसा लग रहा था कि मैं जो है तो किसी पुरानी जगह में आ गया हूँ, यानी कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ गांव देखे जो कि सुनसान पड़े हुए थे और वहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन और तबाही थी। 15 दिन के बाद तकरीबन मार्लो जो है तो वो सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ पे वो सेंट्रल स्टेशन के मैनेजर से मिलता है। अब मार्लो कहते हैं कि यहाँ का जो मैनेजर था तो ये भी एक स्ट्रेंज आदमी था, क्योंकि उसके पास कोई
ऐसी ख़ास काबिलियत नहीं थी जिसके बिना पर उसे मैनेजर बनाया जा सके। लेकिन मार्लो जो है तो वो आयरॉनिकली कहता है कि इस मैनेजर की एक क्वालिटी थी और वो क्वालिटी ये थी कि ये कभी बीमार नहीं हुआ था। अब ये बात हमें क्या बताती है? तो ये इस बात से ये साबित होता है कि कॉन्गो की कंडीशन बहुत हार्श थी। वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता था। अब ये मैनेजर जो था तो इसने वहाँ की कंडीशन को बर्दाश्त किया हुआ था, तो इसलिए ये वहाँ का मैनेजर था। लेकिन इसके पास कोई ख़ास काबिलियत नहीं थी। यहाँ पे मार्लो को ये पता चलता है कि कर्ज़ जो है तो वो बीमार है और कंपनी जो है तो उसकी बहुत फ़िक्र कर रही है। फिर वहाँ पे मार्लो एक ब्रिक मेकर को देखता है जो कि ईंटें बनाता है। तो मार्लो कहते हैं कि जो ब्रिक मेकर था तो वो बैठा हुआ था और वो कुछ काम नहीं कर रहा था। तो मार्लो कहते हैं कि ये भी देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। और मार्लो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो खुदा की मदद का इंतज़ार कर रहा था। कि वहाँ पे मार्लो को एक तस्वीर मिलती है जो कि कर्ज ने बनाई थी। उस पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन कुछ यूँ है कि उसमें एक लड़की थी और उसके हाथ में एक टॉर्च थी और उस लड़की की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। तो ये पेंटिंग भी बहुत अजीब है क्योंकि इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि ये लड़की जो है तो ये वाइट मैन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो टॉर्च है तो ये गाइडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या लाइट ऑफ सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उसकी आंखों पे जो पट्टी है तो वो हमें ये बात बता रही है कि ये जो वाइट मैन यहाँ पे आ गए हैं तो ये लोग यहाँ पे आके अंधे हो गए हैं। मार्लो को वहाँ पे एक पैम्फलेट मिलता है जो कि कर्ड्स ने लिखा था एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उस रिपोर्ट में कर्ड्स जो है तो स्टार्ट में अच्छी अच्छी बातें करता है कि हम लोग यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी सुधारने आए हैं, हम लोगों को गाइड करने आए हैं। वो ये बात भी कहता है कि हम लोग जो है जो वाइट मैन है जो कि गोरे हैं तो ये सुपरनेचुरल बीइंग की तरह है कि जो कि लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन फिर मार्लो कहता है कि मैंने जब लास्ट पेज पे देखा तो लास्ट पेज पे कर्ज ने लिखा था कि इन सब लोगों को कत्ल कर दो। तो मार्लो ये कहता है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कर्ज जो था तो वो स्टार्ट में एक अच्छा आदमी था, लेकिन जब उसने यहाँ पे वक्त गुजारा, जब उसे पावर मिली तो वो अपने आप को एक गॉड, एक खुदा समझने लगा और इसलिए उसके नेचर में तब्दीली वाक़ई हो गई और वो एक मॉन्स्टर बन गया। अब मार्लो जो था तो वो सेंट्रल स्टेशन में फंसा हुआ था क्योंकि सेंट्रल स्टेशन में जिस शिप में मार्लो को जाना था वो ख़राब थी और उसके लिए कुछ नट बोल्ट्स की ज़रूरत थी। लेकिन वो नट्स जो थे तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। मार्लो कहता है कि आउटर स्टेशन में ढेरों नट्स पड़े थे लेकिन सेंट्रल स्टेशन में ये नट्स नहीं थे और वो उससे बहुत गुस्सा था। और रफ्ता रफ्ता मार्लो का इंटरेस्ट कर्ड से मिलने में ज़्यादा होता जा रहा था क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि कर्ड्स में ये तब्दीली किस तरह आई है और अब वो कैसा आदमी है। फिर ऐसा होता है कि एक दिन मार्लो जो है तो वो मैनेजर और मैनेजर की अंकल की बातें सुन लेता है। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से ये लगता है कि वो कर्ज से बहुत ज़्यादा जेलस हैं क्योंकि जो अंकल होता है तो वो मैनेजर को कहता है कि तुम कुछ भी मत करो और कर्ज जो है तो बीमारी से खुद ब खुद उसकी डेथ हो जाएगी। फिर मान लो जो है तो वो अपनी जर्नी इनर स्टेशन की तरफ स्टार्ट कर देता है और तकरीबन 2 माह बाद जब कॉनरेड कॉन्गो में आया था वो इनर स्टेशन में पहुंच जाता है और वो अपने साथ कुछ कैनिबल्स को भी ले जाते हैं। अब कैनिबल्स आदमखोर को कहा जाता है, यानी कि वो आदमी जो कि इंसानों का गोश्त खाता है। और ये कैनिबल्स जो थे तो ये नेटिव्स थे, यानी कि वहाँ के कुछ मुकामी लोग थे। जब मार्लो और उसके साथी तकरीबन 8 मील दूर होते हैं सेंट्रल स्टेशन से तो उन पे अटैक हो जाता है और उसमें जो है जो कश्ती चलाने वाला बंदा होता है उसकी डेथ हो जाती है जिसे हेल्म्समैन कहा जाता है। फिर मार्लो और उसके साथी जो है तो वो इनर स्टेशन के अंदर जो है तो वो पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पे उतर जाते हैं। वहाँ पे मार्लो की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि रशियन होता है। उस रशियन ने जोकर का लिबास पहना होता है जिसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं। वो रशियन मार्लो से कहता है कि वो कर्ट्स का एक अकेला दोस्त है और वो फिर कर्ट्स के मुतालिक मार्लो को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि कर्ट्स में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। वो ये बात भी बताता है कि कर्ट्स जो था वो एक बहुत ही अच्छा स्पीकर था, यानी कि उसकी जो स्पीच थी उसमें ये पावर थी कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। यानी कि जिस तरह हमारे लीडर्स होते हैं, लीडर्स इस तरह की स्पीच करते हैं
कि लोग कन्विंस हो जाते हैं और उनमें बिलीव करने लग पड़ते हैं। तो इस तरह की क्वालिटी कर्ड्स में भी थी। वो मार्लो को कहता है कि तुम कर्ड से सवाल नहीं पूछ सकते। कर्ड्स ऐसा बंदा है कि जिसको तुम सिर्फ हमेशा सुनोगे। यानी इससे ये जाहिर होता है कि कर्ड्स किसी की बात सुनना बर्दाश्त नहीं करता था, बल्कि वो सिर्फ अपनी बात कहता था। और वो ये बात भी बताता है कि कर्ड्स यहाँ पे जो है तो वो एक गॉड बन गया था, और यहाँ के लोग जो थे तो वो बाकायदा उसको पूछते थे, उसके लिए डिफरेंट सेरेमनीज परफॉर्म करते थे। वो रशियन इस बात का भी एतराफ़ करता है कि एक दफ़ा कर्ड्स ने उसे भी आइवरी की खातिर मारना चाहा, क्योंकि इस रशियन को किसी ने कुछ आइवरी दी थी और कर्ड्स ने कहा कि ये मुझे दे दो, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त यहाँ से शूट कर दूंगा। और वो इस रशियन को इस बात की भी धमकी देता है कि मैं तुम्हें कॉन्गो से भी निकाल दूंगा। तो इसलिए वो आइवरी कर्ड्स को दे देता है, लेकिन वो उस जगह से जाता नहीं। फिर मैनेजर कहता है कि कर्ड्स की पर्सनैलिटी में एक ख़राबी ये थी कि कर्ड जो था तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता था, यानी कि पावर मिलने के बाद वो एक मॉन्स्टर बन गया था। वो रशियन मार्लो को ये बात भी बताता है कि कर्ड्स आइवरी के सर्च में 10-10 दिन बाहर रहता था और वो सोता भी नहीं, और वो कंटिन्यूअसली सर्च करता था। और कर्ड्स जो था तो वो विलेजेस में जाता था, लोगों को कत्ल करता था और अपने साथ बहुत सारे बंदूकें और गोलियां ले जाता था और उनसे आइवरी छीन के ले आता था। इसलिए सबसे ज़्यादा आइवरी कलेक्ट करने वाला कर्ड्स था, क्योंकि वो बंदूक के ज़ोर पे जो था तो वो आइवरी कलेक्ट करता था और लोगों को कत्ल करता था। कर्ड्स ने कुछ लोगों को कत्ल किया था और उनके सर जो थे और वो डंडे में उसने अपने घर के बाहर लटकाए हुए थे, ताकि लोग उसकी दहशत से डर जाएं। फिर आखिरकार मार्लो जो था वो कर्ड्स को देखता है। कर्ड्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और कुछ नेटिव जो थे तो वो उसे स्ट्रेचर में बाहर लाते हैं। वो इतना वीक होता है कि वो अपना मुंह भी नहीं खोल सकता। वो कुछ इशारा करता है उन लोगों को और वो नेटिव लोग जो है तो वो चले जाते हैं। फिर मार्लो और जो मैनेजर होता है तो वो कर्ड्स को शिप में लाते हैं और शिप में केबिन में उसे लेटा देते हैं। रात को कर्ड्स उस शिप से भाग जाता है और वो इतना कमज़ोर होता है कि वो पाँव और हाथों के बल जो है तो वो कोशिश करता है कि वो भाग जाए, लेकिन मार्लो उसे पकड़कर वापस लाता है। वो मार्लो को अपने कुछ दस्तावेज भी देता है कि ये तुम जो है तो तुम इसे महफूज रखना। और वो मार्लो को कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जिसे वो हिज इंटेंडेड कह कर पुकारता है कि तुम ये ख़त जो है तो ये उसी भी दे देना। कर्ड्स की एक बीवी भी होती है कॉन्गो में, और वो उससे मिलने के लिए आती है। वो एक वाइल्ड खातून होती है और उसके बाल जो है तो वो छतरी की तरह होते हैं। मार्लो कहता है कि कर्ड्स जब वो कॉन्गो में था तो वो सिर्फ 3 चीज़ों का जिक्र करता था, माई आइवरी, माई स्टेशन, माई इंटेंडेड। कि वो अपनी स्टेशन की उसी बड़ी फ़िक्र होती थी, आइवरी की उसी फ़िक्र होती थी और अपनी जो गर्लफ्रेंड है वो सिर्फ इन 3 चीज़ों का जिक्र करता था। कर्ड्स की मौत रास्ते में शिप में ही हो जाती है और उसके जो आखिरी अल्फाज होते हैं तो वो द हॉरर होते हैं। अब इन अल्फाज से हमें यह पता चलता है कि कर्ड से जो है तो नेचर ने अपना बदला ले लिया, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन आखिरकार जो है तो उसे अपनी किए का हिसाब देना पड़ा। और उसके आखिरी अल्फाज द हॉरर, इससे हमें यह बात पता चलती है। मान लो जब वापस आ जाता है तो वो कर्ड्स के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को किसी के भी हवाले नहीं करता। फिर कुछ दिन बाद जो है तो उसका एक कज़न आता है, तो मार्लो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो उस कज़न को दे देता है। फिर वो 1 साल बाद कर्ट्स की गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और वो कर्ट्स की गर्लफ्रेंड को कर्ट्स के कुछ लेटर्स वगैरह देता है। जब वो मार्लो से पूछती है कि कर्ट्स के आखिरी अल्फाज क्या थे, तो मार्लो थोड़ा सोचता है, फिर कहता है कि इसके आखिरी अल्फाज जो थे तो वो तुम्हारा नाम था। यानी कि वो कर्ट्स के ओरिजिनल अल्फाज उसको नहीं बताते ताकि इसका दिल ना टूट जाए। अगर हम इस नोवेला की थीम्स की बात करें तो 2 प्रोमिनेंट थीम्स इस नोवेला में मौजूद हैं। फर्स्ट वन जो है तो वो है कॉलोनियलिज्म, कि किस तरह कॉलोनियलिज्म ने लोगों को एक्सप्लॉइट किया, किस तरह लोगों के रिसोर्सेज जो थे वो जो यूरोपियंस थे, जो गोरे थे, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। जो दूसरा इम्पोर्टेंट थीम है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। इस नोवेला में कॉनरेड ने ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया है, यानी कि कर्ट्स का जो कैरेक्टर है तो इससे हम अपने आप को भी एसोसिएट कर सकते हैं। अगर हम अपने लीडर्स को देखें तो किस तरह जब वो पावर में आते हैं तो वो भी चेंज हो जाते हैं। तो कॉनरेड ने लोगों की मेंटेलिटी जो है तो वो शो की है कि किस तरह लोगों की मेंटेलिटी पावर के आने के साथ चेंज हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ पोस्ट इन द कॉमेंट।